दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो पूरी फिल्मों का इतिहास लिख जाते हैं। आज की कहानी अ स्पेस ओडिसी ये भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी आज से लगभग 60 वर्ष पुरानी है, लेकिन आज के जमाने में भी ये अपने समय से काफी आगे की कहानी है। कहानी की शुरुआत आज से लाखों समय पहले होती है, जहाँ पे हम अफ्रीका के बीहड़ में कुछ एप्स के झुंड को देखते हैं। इनके खाने पीने से हम देख पाते हैं कि ये शाकाहारी है और इसी वजह से इनके पास खाने और पानी की काफी कमी होती है। वही इनका गुजर बसर करना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जंगल के बाकी जानवर इन पर हमला किया करते थे। वही दूसरे झुंड के एप पानी के लिए इनसे लड़ते भी थे। वही हम एक एप के झुंड को देखते हैं जिन पर कुछ पावरफुल एप आकर हमला करते हैं और इन दोनों झुंड में लड़ाई होती है पानी के लिए। अब इनमें से एक झुंड लड़ाई में हारने के बाद वहाँ से निकल जाता है और किसी पहाड़ी इलाके में वो लोग रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह उठकर ये लोग देखते हैं तो उनके सामने पहाड़ी पर एक काले कलर की अजीब सी दीवार आ गई थी, जिसे इस मूवी में मोनोलिथ कहा गया है। इसे देखकर सारे एप पहले तो डर जाते हैं, लेकिन उस जमाने में भी एक क्यूरियोसिटी थी और ये दीवार देखने के लिए वो सारे एप उसके आसपास आने लगते हैं। उसे छूने के बाद सभी लोग उसके आसपास घेरा डालकर बैठ जाते हैं, मानो वो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। अब ये होने के बाद हम उनमें से ही एक एप को देखते हैं जो जानवरों की हड्डियों से खेल रहा था और अचानक से उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो हड्डी का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह करने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि मोनोलिथ इन एप्स को किसी तरह से विकसित कर रहा है। जिसके बाद अब ये सब हड्डियों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं को खाते हैं, जिससे होता ये है कि इनके बीच में जो खाने की समस्या थी वो खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये सब वापस पहले की जगह पे आते हैं जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई थी और फिर उसी हड्डियों के हथियार का इस्तेमाल करके उनकी मुखिया को मार डालते हैं। और इसी तरह मोनोलिथ की मदद से इस एप के झुंड ने खुद को डेवलप किया था और आगे चल के वही इंसान में बदल गए थे। समय बीतते जाता है और हम आते हैं 2001 में, जहाँ पे अब एप्स विकसित होकर इंसान में बदल गए हैं और बड़े ही आसानी से इंसान मून तक ट्रैवल कर पाते हैं। वही इंसानों ने हर जगह पे रॉकेट छोड़े थे और स्पेस स्टेशन भी बनाए हुए थे। ऐसे ही एक स्पेस स्टेशन में हम फ्लॉइड नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी मिशन के लिए चांद पर निकलने वाले थे। वही इस स्पेस स्टेशन में और कुछ रशियन और जर्मन साइंटिस्ट भी होते हैं। उनके साथ बात करते हुए कुछ रशियन साइंटिस्ट उन्हें पूछते हैं कि उन्हें खबर मिली थी कि अमेरिका के चांद वाले बेस पर किसी तरह की महामारी फैली हुई है, तो क्या ये सच है? पर फ्लॉइड इस बात को किसी तरह टालने लगता है, जिससे रशियंस को लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है और अब जल्दी ही चांद पर अमेरिका का बेस बंद होगा। लेकिन ये फ्लॉइड की ही एक चाल होती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद फ्लॉइड स्पेस स्टेशन से मून के अमेरिकन बेस पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे एज ऑडियंस हमें पता चलता है कि इन अमेरिकन्स को मून पर एक अजीब सा आर्टिफैक्ट मिला है और किसी को भी इस आर्टिफैक्ट के बारे में ना पता चले, इसीलिए अमेरिका के बेस पर महामारी वाली बात उन्होंने फैलाई थी। अब आगे फ्लॉइड ये भी कहते हैं कि जो आर्टिफैक्ट मिला है वो उनके हिसाब से चांद पर किसी ने करीब 40 लाख साल पहले रखा है और वो सब इसी का पता करना चाह रहे हैं कि इस आर्टिफैक्ट का ओरिजिन क्या है। इसीलिए अब कुछ साइंटिस्ट और खुद फ्लॉइड उस आर्टिफैक्ट की जांच करने के लिए जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कोई और नहीं बल्कि वैसा ही मोनोलिथ है, यानी कि इंसानों को अब सेकंड मोनोलिथ मिल गया था। अब यहाँ पे सभी लोग उस मोनोलिथ को छू कर देखने लगते हैं, जिसके बाद जब वो उस मोनोलिथ के साथ फोटो खिंचवाने जा ही रहे होते हैं कि तभी सूरज की रोशनी मोनोलिथ पर पड़ती है और फिर उस मोनोलिथ से एक बहुत ही जोर से और तेज आवाज निकलती है। अब ये सभी लोग उस सिग्नल को टेस्ट करते उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल्स जुपिटर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इसीलिए फ्लॉइड एक नया मिशन बनाता है और कहता है कि हमें भविष्य में उसी सिग्नल के पीछे जाना है, क्योंकि वहीं से हमें इस मोनोलिथ के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। और ये लोग एक नया मिशन शुरू करते हैं जुपिटर तक जाने का और फिर हमें इसके 18 महीने का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग डिस्कवरी नाम के एक शिप के थ्रू जुपिटर ग्रह की तरफ जा रहे होते हैं, उसी सिग्नल का पीछा करते हुए। इस क्रू में मेन होते हैं डेव और फ्रैंक, जो मिशन के लीडर होते हैं। वही बाकी का क्रू मेंबर डीप स्लीप में सोया हुआ था।
जब इन सबको मिशन के लिए भेजा गया था तब इस मिशन का मकसद के बारे में इन्हें नहीं बताया गया था। इन्हें बस इतना ही कहा था कि इन्हें जुपिटर तक जाना है, लेकिन क्यों जाना है या फिर मोनोलिथ क्या है या मून पे इन्हें कुछ आर्टिफैक्ट मिला था, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनके शिप में हाल 9000 नाम का एक सुपर कंप्यूटर भी होता है। ये कंप्यूटर अभी तक का सबसे एडवांस कंप्यूटर AI था और इसमें इंसानों जैसी पर्सनालिटी भी होती है, यानी कि इंसानों की तरह इमोशंस और सोच विचार भी ये कंप्यूटर रखता था, यानी कि एक तरह का AI ही था। इनके मिशन को कुछ समय बीत जाता है और ये लोग जुपिटर के पास जल्दी ही पहुंचने वाले थे। अब इसी दौरान हाल 9000 फ्रैंक को बताता है कि बाहर जो एंटीना यूनिट सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ आई है और उन्हें अब प्रायोरिटी में इस इशू को ठीक करना होगा, वरना इस मिशन में प्रॉब्लम होगी। जब फ्रैंक पूरे सिस्टम को स्कैन करता है तब उसे ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं दिखाई देती, लेकिन हाल के बार बार कहने पर डेव और फ्रैंक उस यूनिट पर जाकर जांच कराते हैं और उन्हें अब पता चलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वापस आने के बाद ये रिपोर्ट वो हाल को बताते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ भी ठीक था। लेकिन ये बात सुनते ही हाल को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक मशीन कभी भी गलत नहीं हो सकती, तुम इंसान गलत हो सकते हो, वहाँ पे कोई ना कोई इशू जरूर होगा। अब ये सुनने के बाद फ्रैंक समझ जाता है कि ये AI अब ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर शायद इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई हो और अब सुपर कंप्यूटर का इनपुट हम मिशन के लिए नहीं ले सकते, इसीलिए हमें इसे बंद करना होगा। लेकिन ये कंप्यूटर काफी स्मार्ट होता है। वो इन दोनों के भी लिप्स को देखकर इनका प्लान समझ जाता है कि ये लोग उस कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं। इसीलिए अब वो खुद को बचाने के लिए सबसे पहले फ्रैंक की ऑक्सीजन ट्यूब को उससे अलग कर उसे सीधा मार देता है, जिसके शरीर को हम स्पेस में ही तैरता हुआ देखते हैं। और फिर वो बाकी के जो भी साथी थे जो डीप स्लीप में सोए हुए थे, उन सारे क्रू मेंबर्स के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वो सारे मारे जाते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद डेव शांत होता है और उस कंप्यूटर को मनाने लगता है कि वो उसे बंद नहीं करेगा और उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेगा और उसे मैनिपुलेट करके वो सबसे पहले बाहर जाके फ्रैंक की लाश को अंदर लाने का सोचता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तब हाल उसे शिप में एंटर ही होने नहीं देता, जिसके बाद फिर डेव एक दूसरा प्लान बनाता है जिसके अनुसार वो सबसे पहले फ्रैंक की लाश को वही स्पेस में छोड़ देता है और वो किसी तरह शिप के इमरजेंसी चैम्बर से घुसने की कोशिश करता है। अब उसके पास हेलमेट नहीं होता, इसीलिए वापस शिप में आना बड़ा ही मुश्किल का काम था। इसीलिए वो अपने पॉड को काफी केयरफुली तरीके से रखकर प्रोपेल होते हुए शिप के वैक्यूम वाले एरिया में आ जाता है और बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से शिप के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो छुपते हुए हाल का जो एक मेन रूम होता है जिसमें उसका प्रोसेसर था उसके अंदर चला आता है और एक एक करके वो हाल के सारे सर्किट निकालने लगता है। अब यहाँ पे हाल को पता चलता है कि वो धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है, इसीलिए वो डेव को बहुत ही मिन्नतें करने लगता है, रोने लगता है, लेकिन हाल उसकी बात नहीं सुनता। जब वो ऑलमोस्ट हाल को बंद करने ही वाला होता है तभी उसके सामने फ्लॉयड का ही एक वीडियो मैसेज आता है जो उसने इस मिशन को शुरू होने से पहले रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पे फ्लॉयड इन्हें इस मिशन का असली मकसद बताते हुए कहता है कि करीब करीब 18 महीने पहले हमें मून पर एक मोनोलिथ मिला था, यानी एक तरह का आर्टिफैक्ट मिला था। ये किसी इंटेलिजेंट लाइफ ने वहाँ पे रखा था जो 4 लाख साल पहले वहाँ पे रखा गया था। इस मोनोलिथ का मकसद क्या है या ओरिजिन क्या है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है और इसी की तलाश के लिए इस मिशन के लिए तुम्हें चुना गया है। मोनोलिथ से निकले हुए सिग्नल जुपिटर तक ट्रैवल कर गए थे और अब वहाँ पे आगे क्या है इसी के बारे में तुम्हें रिसर्च करनी है। अब इस मैसेज को सुनने के बाद फाइनली डेव को इसका मकसद पता चल जाता है और वो सुपर कंप्यूटर को ऑफ कर देता है। अब कुछ समय के बाद इनका शिप फाइनली जुपिटर ग्रह के पास पहुंचता है। तभी डेव को स्पेस में तैरता हुआ तीसरा मोनोलिथ दिखाई देता है। डेव समझ जाता है कि यही वो चीज है जो इंटेलिजेंट बीइंग ने यहाँ पे रखी हुई है, जिसके ऊपर उसे रिसर्च करनी है। इसीलिए डेव अपने उसी एस्केप पोड से मोनोलिथ के यहाँ पे जाने लगता है, लेकिन उसके पास जाते ही वो मोनोलिथ अचानक से गायब हो जाता है। वही डेव का जो एस्केप पोर्ट होता है वो भी अचानक से एक हायर डायमेंशन में खींचा चला जाता है, जहाँ की ग्रेविटी टाइम सब कुछ अलग था। वो एक तरह से लाइट स्पीड में ट्रैवल कर रहा था क्योंकि उसे काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, मानो वो एक तरह से ब्लैक होल से ट्रैवल करते हुए एक दूसरे यूनिवर्स या फिर एक हायर डायमेंशन में पहुंच रहा है।
ऐसे ही काफी समय ट्रैवल करने के बाद वो एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। शायद ये टाइम ट्रैवल था या शायद यही वो मोनोलिथ का ओरिजिन है। यहाँ आने के बाद उसे एक प्लैनेट के कुछ विजुअल्स भी दिखाई देते हैं। अब उसकी इस पूरे सफर के बाद उसका एस्केप पोड एक अजीब से रूम में आ जाता है। पोर्ट से बाहर आने के बाद हम देखते हैं डेव अचानक से मिडिल एज आदमी दिखाई दे रहा था जो घर में आसपास देखने लगता है तो उसे उसी का बुजुर्ग वर्जन दिखाई देता है जो खाना खा रहा है। अब उस बुजुर्ग से ग्लास टूट जाता है और उसकी नजर बेड पर जाती है जहाँ पे अब और भी बूढ़ा डेव बेड पर पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट डेव गायब हो गया है। इसके बाद बेड के यहाँ पर चौथा मोनोलिथ दिखाई देता है और बेड पे पड़ा हुआ डेव उसे छूने जाता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि डेव अब एक फीटस में बदल गया है, यानी एक छोटा सा बच्चा। और अब वो फीटस मोनोलिथ से जाते हुए वापस अर्थ की तरफ आता है स्पेस में, जो अर्थ को देख रहा होता है और धीरे धीरे टर्न होकर हमारे पास देखता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई नो ये मूवी 1968 में रिलीज हुई है और आज भी इसके लिए काफी सारे सवाल हैं। एग्जैक्टली मूवी में हुआ क्या, राइट? सो लेट्स सी। सबसे पहले था मोनोलिथ। पूरी मूवी देखने के बाद हमें एक चीज क्लियर होती है कि इस यूनिवर्स में पहले तो हम अकेले नहीं हैं। हमसे भी ज्यादा पावरफुल हायर बीइंग्स हैं जो शायद इंसानों की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग जगह पर उन्होंने इन मोनोलिथ को रखा हुआ है। इन मोनोलिथ में कई खास तरह की पावर है जिससे इंसान और भी इम्प्रूव हो सके। मोनोलिथ के जरिए वो हायर डायमेंशन बीइंग मानव जाति की उत्पत्ति करना चाहते हैं और इंसान किस तरह से डेवलप्ड होने वाले हैं इसका पूरा प्लान इस हायर डायमेंशन बीइंग ने तय करके रखा है। सबसे पहले वो एप के पास मोनोलिथ आता है, जिसके बाद स्पेस में मून पर आता है, जहाँ से फिर ये लोग आगे ट्रैवल करके जुपिटर तक जाते हैं। ये सारा प्लान पहले ही उन्होंने तय करके रखा हुआ था। वहाँ पहुँचने पर डेव तो एक अलग डायमेंशन में ही पहुँच जाता है, जैसे कि इंटरस्टेलर में कूपर ब्लैक होल से एक अलग डायमेंशन में पहुँच जाता है, वैसे ही डेव के केस में भी होता है, जो पूरा स्पेस ट्रैवल करके एक ऐसे जगह पहुँच जाता है जहाँ पर समय लीनियर नहीं है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में टाइम नहीं चल रहा है। यहाँ पर डेव अपने प्रेजेंट और भविष्य को देख पाता है। सालों के जीने के बाद डेव का आखिरी में मोनोलिथ की मदद से और भी इवोल्यूशन होता है और वो अब एक बच्चे का रूप लेता है। इस बच्चे को मूवी में सुपर चाइल्ड कहा गया है, जो कि इंसानों का भी हायर वर्जन है, जिसके पास आम इंसानों से भी ज्यादा नॉलेज पावर है। उन्हें स्पेस टाइम के फैब्रिक के थ्रू ट्रैवल कैसे करना है ये भी पता है, यानी कि उन्हीं हायर बीइंग के मदद से इंसान अब शायद उन्हीं की तरह बन रहे हैं। आखिरी में ये सुपर चाइल्ड वापस अर्थ पे जाता है, यानी कि यहाँ से आने वाले सारे इंसान इसी सुपर चाइल्ड की तरह होंगे, जिसके पास ये सारा नॉलेज होगा और इंसानों का एक हायर वर्जन अब इस दुनिया में आएगा। ये थी ओवरऑल मोनोलिथ की कहानी। वही मूवी में एआई से रिलेटेड भी खास बात बताई गई है कि एआई कितना भी एडवांस हो वो इंसानों के मुकाबले कमजोर ही है। सो ये थी कहानी स्पेस ओडिसी की। ये कहानी आज से 60 साल पहले बनाई गई थी। आज भी लोग इसे देखने के बाद काफी सारे सवाल करते हैं, इसीलिए ये मूवी काफी एडवांस टाइम की थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।